नाज़रीन आदाब, हमारी खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में मैं हूं हिना ज़ुबैर। आम इंतखाबात अब फैसला कुन मरहले में है। 5 मरहलों की वोटिंग हो चुकी है, 2 मरहले बचे हैं। छठे मरहले के तहत मुल्क की 7 रियासतों की 59 लोकसभा सीटों पर 12 मई को वोट डाले जाएंगे। उधर सैम पेत्रोदा के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कह दिया है कि मोदी खुद को पसमानदा बताकर सिर्फ दलितों का वोट हासिल करते हैं। और अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आप उम्मीदवार आतिशी ने गौतम गंभीर की खवातीन कमीशन से बाकायदा शिकायत कर डाली है। उधर राजस्थान के नायब वज़ीर आला सचिन पायलट ने दावा किया कि मरकज में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली इलेक्शन की सरगर्मियों से करवाते हैं आपको रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छठे मरहले के आम इंतखाबात के लिए आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। छठे मरहले के तहत मुल्क की 7 रियासतों की 59 लोकसभा सीटों पर 12 मई को वोट डाले जाएंगे, जिनमें यूपी की 14, हरियाणा की 10, मगरबी बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश की 8 सीटें हैं। वहीं दिल्ली की 7 सीटें हैं और झारखंड की 4 लोकसभा सीटें शामिल हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी अचानक आम चुनाव में मौजूए बहस बन गए हैं। एक जानिब जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आंजहानी राजीव गांधी पर मुसलसल हमले कर रहे हैं, अब सीनियर वकील एचएस फुल्का ने 1984 सिख मुखालिफ फसादात के हवाले से राजीव गांधी पर हमला कर दिया है। फुल्का का इल्जाम है कि फसादात के दौरान हिदायत पीएमओ ऑफिस से आ रही थी। उन्होंने कहा कि इस ताल्लुक से शवाहिद भी मौजूद है। और वहीं सैम पेत्रोदा ने एचएस फुल्का के दावे को गलत करार दिया है। आपको सुनवाते हैं एचएस फुल्का के बयान के रद्देअमल में सैम पेत्रोदा का रद्देअमल। आई डोंट थिंक सो, दिस ऑल्सो अनदर लाई। बोल दिया ना, आप तो झूठ बोलते ही रहते हैं रोज यार। आज हमारे पे झूठ बोला, कल आप पे झूठ बोला और आप लोग झूठ प्रमोट करते रहते हैं। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? You were voted to create jobs. You didn't create any jobs. You were voted to create 200 smart cities. आपने वो भी नहीं किया, तो आपने क्या किया? और सैम पेत्रोदा के जो हुआ सो हुआ वाले बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। सीनियर लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने इसे कांग्रेस की सतही सोच की अक्कासी करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के लिए जानों की कोई कीमत ही नहीं। इंदिरा जी के हत्या के बाद 3000 सिखों को जिंदा जलाया गया दिल्ली में। यह नरसंहार था। और अब सैम पेट्रोदा जी पूछ रहे हैं कि हुआ तो हुआ, क्या हुआ? यह तो बहुत अजीब है। यानी जिस पर शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, उसका अगर इस तरह से समर्थन किया, पहले राजीव गांधी ने किया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। साइंस उल्टा कहता है, जब धरती हिलती है तब पेड़ गिरते हैं। लेकिन आज राजीव के ही सहयोगी और अब राहुल के गुरु सैम पेट्रोदा अगर ये कहते हैं कि हुआ तो क्या हुआ, हुआ तो हुआ, हुआ तो क्या हुआ, ये बहुत ही भर्त्सना करने लायक है और ये कभी स्वीकार नहीं होगा। बहुत ही बेहुदा बात की उन्होंने। इट इज टोटली इनसेंसिटिव। आपको याद होगा 3000 लोगों की कोल्ड ब्लडेड हत्या हुई थी 1984 में, और वो कह रहे हैं आपने क्या किया, हमने क्या किया? हमने तो 5 साल के अंदर जो मोदी जी की सरकार रही है, सज्जन कुमार को अंदर कर दिया। हमने पहले तो एसआईटी बनाई, फिर सज्जन कुमार को अंदर कर दिया, और बाकी भी जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। एंड टिल ऑल द परपेट्रेटर्स ऑफ दैट अट्रॉसिटी आर ब्रॉट टू जस्टिस, मैं समझता हूं इस पे क्लोजर नहीं होना चाहिए। और वहीं बवाल होता देख कांग्रेस के सीनियर लीडर सैम पेत्रोदा ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी उनके अल्फाज को
तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, हमें बांट रही है, नाकामियों को छुपा रही है। बीजेपी के पास कोई मुस्बत तजवीज पेश करने को नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे सिख भाई बहनों के दुख का एहसास है, उनके साथ जो कुछ हुआ उस पर अफसोस भी है। और वहीं इस सब के बीच 1984 सिख दंगों पर सैम पित्रोदा के दिए गए बयान को लेकर सिखों ने दिल्ली में एहतजाज कर डाला। इस दौरान बैनर और तख्तियां लेकर सिख सड़कों पर निकल आए। ये लोग सैम पित्रोदा के बयान से नाराज दिखाई दिए। एहतजाजियों ने पुतले भी नजर आतिश किए और सैम पित्रोदा के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने कई एहतजाजियों को गिरफ्तार किया। और वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने सैम पित्रोदा के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह का बयान जज्बात को मजबूर करता है और जख्मों पर नमकपाशी करता है। साथ ही ममता बनर्जी के बयान पर भी उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से सैम पित्रोदा का कल बयान आया था कि हुआ तो हुआ सिखों के दंगे के बारे में, आज उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि उन्हें के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। देखिए, पहली बात ये कांग्रेस पार्टी बुद्धि से पैदल बुद्धिजीवियों का बसेरा है और सैम पित्रोदा साहब केवल राहुल गांधी जी के गुरु नहीं हैं, वो कांग्रेस पार्टी के गुरु घंटाल हैं और जो उनके मुंह से निकला है वो दिल की बात निकली है, कांग्रेस पार्टी के मन की बात निकली है। अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस पर आपराधिक चुप्पी साधे हुए है या उसकी लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। 1984 का जो जघन्य नरसंहार था, उस जघन्य नरसंहार पर इस तरह की भाषा निश्चित तौर से लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उस पर नमक छिड़कने की फिर से कांग्रेस पार्टी की कोशिश है। हाँ सर, इस साथ साथ बात करें सर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो लगातार पीएम को कभी थप्पड़ मारने की बात कर रही है, अब कह रही है कि मैं वो उठक बैठक करवा देंगे पीएम को। देखो, मुझे लगता है कि ये सामान्य जिसकी स्थिति दिमाग की होगी वो ऐसा कभी नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री हम नहीं मानते, हम थप्पड़ मार देंगे, हम जो है वो गाली दे देंगे, ये सामान्य दिमाग का आदमी नहीं कर सकता। जब एकदम दिमाग में उलझन होती है, हार की हताशा होती है, तब इस तरह की भाषा और इस तरह की बात निकलती है। हाँ सर, इसके साथ साथ बात करें सर, चंद्रबाबू नायडू ने राहुल गांधी को चिट्ठी भी लिखी है। माना जा रहा है कि किस पार्टियों का दल जिस तरह से ईवीएम को लेकर के मिला था, पोस्ट पोल अलायंस की भी कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये प्री पोल अलायंस कितने ने किया ये बताओ जरा आप प्री पोल अलायंस तो कर नहीं पाए, आप उसमें जो है सिर्फ टोवल कर रहे थे, गुत्थम गुत्था कर रहे थे, एक दूसरे पर जो है वो छीटाकशी कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे आपस में। अब जो है वो जब आपको पूरी तरह से चौतरफा जनता रिजेक्ट कर रही है, तो उसके बाद आप कह रहे हैं जी अब चुनाव के बाद हम जो है वो गले मिल करके रोएंगे और हम सारी विलाप मंडली इकट्ठा हो जाएगी। तो इस विलाप मंडली के इकट्ठा होकर के अपने दुख दर्द को बांटने पे कोई हम किसी को कोई आपत्ति तो है नहीं। बहुत धन्यवाद। कैंपसन चंद्रदेव के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और वहीं कांग्रेस लीडर हरीश रावत ने सैम पित्रोदा के बयान पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने माजी के वादों से डर गए हैं, इसीलिए बीजेपी बेबुनियाद बातों को मसला बना रही है। सचिव हरीश रावत हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, सैम पित्रोदा का एक बयान आज बहुत विवादों में है। 84 दंगे को लेकर उन्होंने कहा है, हालांकि सफाई उन्होंने दी है, लेकिन उनके बयान को लेकर बीजेपी और अकाली लगातार कांग्रेस पर आक्रामक होती जा रही है। उन्होंने ये कहा कि 84 का दंगा हुआ तो हुआ, हो गया। क्या अभी चुनाव के समय इस तरह के बयान देना कांग्रेस के लिए सेफ रहेगा? 1984 का दंगा जघन्य अपराध था, मानवता के प्रति अपराध था और जो लोग उसके दोषी हैं, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, न्याय सब के लिए समान होता है और दोषी दंडित होंगे, ये इसका हमको भरोसा है। अब रहा सवाल, इस समय क्या मुद्दा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अपने अतीत से, अपने वादों से इतना डरे हुए हैं कि वो इतिहास के गर्व से कुछ कंकालों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं और झूठ और सही का मुलम्मा चढ़ा करके, जैसे आईएनएस विराट पर उन्होंने बिल्कुल झूठ बोला और वो झूठ को देश के सामने परोस दिया। जैसे राहुल जी की नेशनलिटी को लेकर के एक झूठ गढ़ा गया और उसको देश के सामने परोसने की कोशिश की गई। और उसी प्रकार से राजीव जी पर जिस बोफोर्स के मामले में कोर्ट अंतिम रूप से फैसला कर चुका है और जो बोफोर्स तोप जो है कारगिल और द्रास की में पाकिस्तानियों
के घुसपैठियों को हटाने में निर्णायक तौर पर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुकी है। अब उसको लेकर के गाली दे रहे हैं राजीव गांधी जी को। तो उन मुद्दों से क्या कि लोग 15 लाख क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार क्या हुआ, अच्छे दिन कहाँ रह गए, मेड इन इंडिया क्यों मजाक बन करके रह गया, किसानों की तो आपने ये उपहास क्यों किया, इनकी आत्महत्याएं हो रही हैं, आप उनके साथ खड़े नहीं हैं, आपने व्यापार चौपट कर दिया, जीएसटी पे कोई सवाल न पूछा जाए। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ये सब चीज़ें निकाल रहे हैं। और मैं समझता हूँ शायद सैम पित्रोदा का भी यही अर्थ था कि जो आज के ज्वलंत चुनौतियाँ हैं उन पर आइए, उन पर बात करते हैं। और हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि हम जो सवाल हमने उठाए हैं और जो हमने उसका विकल्प दिया है, चाहे हमने न्याय का विकल्प दिया हो और विकल्प जो दिए, जो हमने कहा है, आप उन पर बातचीत कर लीजिए। हम कह रहे हो हमने जो बातें कही हैं उन पर देश वोट कर ले, उस पर आप हमसे बहस कर लीजिए, या जो आपने वादे किए थे और जो आज आरोप आप पर है, चाहे राफेल का हो या दूसरे जो नोटबंदी के घोटाले का हो, आप उस पर बहस कर लीजिए, उस पर फैसला करवा लेते हैं। लेकिन मोदी जी धरातली वास्तविकताओं से भाग रहे हैं, इसलिए ये चीजें निकाल। सर, दूसरा सवाल ममता बनर्जी को लेकर है। ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी पर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मन करता है कि पीएम मोदी को उठक बैठक कराऊं। देखिए, जब वो उनको अपनी बहन बताते हैं तो बहन यदि देख रही है कि भाई जो है गलतियां कर रहा है, एक के बाद एक पाप महापाप कर रहा है, तो बहन को हक है उससे उठक बैठक कराने का भी है। और कभी कभी छोटी बहन को गलत काम करने वाला जो है, देश के साथ झूठ बोलने वाले अपने बड़े भाई को चांटा भी मारना पड़ता है। और उसने ये नहीं कहा मैं चांटा मारूंगी, उसने कहा मैं लोकतांत्रिक चांटा मारूंगी। बहरहाल मैं इस तरीके की बातों को कोई सिद्ध नहीं कर रहा हूं कि ये सही है। मेरा तो मानना है कि राजनीति के अंदर शालीनता रहनी चाहिए और शब्दों की शालीनता बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अपू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस सब के बीच मशरक़ी दिल्ली से आप उम्मीदवार आतिशी ने अपने ऊपर किए गए गलत अल्फाज के इस्तेमाल की शिकायत बाकायदा ख़वातीन कमीशन से कर डाली है और इसकी जांच कराने की मांग की है। आतिशी ने बीजेपी और गौतम गंभीर पर भी निशाना साधा है और कहा है कि अगर बीजेपी और गौतम गंभीर उनके साथ ऐसा कर सकते हैं तो वो दूसरी ख़वातीन को सिक्योरिटी भला कैसे दे पाएंगे। को कंप्लेंट दे दी है, हम जल्द ही इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेंट देंगे, हम दिल्ली पुलिस को भी कंप्लेंट देंगे। देखिए, अगर बीजेपी और गौतम गंभीर मेरी जैसी सशक्त महिला के साथ ऐसा कर सकते हैं, मेरी जैसी पढ़ी लिखी महिला के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो जो पूर्वी दिल्ली में गरीब इलाकों में इतनी महिलाएं रहती हैं जिनको आज सुरक्षा की जरूरत है, जिस पे ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 5 साल से यही बीजेपी के सांसदों का इतना खराब रहा है, अगर वो एक महिला कैंडिडेट के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, तो वो पूर्वी दिल्ली की महिलाओं को गौतम गंभीर क्या सुरक्षा देंगे। आज इस पर्चे से और उनके रिएक्शन से गौतम गंभीर की महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता सामने आ गई। अगर वो महिलाओं के प्रति संवेदनशील होते तो वो और बाकी सारे ऐसे घटिया रिएक्शंस देने से पहले कम से कम ये तो कहते कि ये पर्चा निंदनीय है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि पीएम मोदी खुद को पसमानदा बताकर वोट हासिल करना चाहते हैं। मायावती ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी अगर पसमानदा होते तो आरएसएस उन्हें पीएम कभी नहीं बनाती। मायावती ने कहा कि गुजरात में दलित महफूज है ही नहीं। श्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में चुनावी दौरा था और अपने चुनावी दौरे के दौरान तो कल पीएम श्री नरेंद्र मोदी को जहां उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी जनसभाओं में जब हमारे गठबंधन के विरुद्ध इनको कुछ बोलने के लिए नहीं बचा, तो तब फिर इन्होंने तो कल जबरदस्ती हमारे गठबंधन पर जातिवादी होने का जो ये गलत आरोप लगाया है, तो इनका ये आरोप बहुत ही हास्यास्पद व अपरिपक्व भी है। श्री मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, ये पूरा देश जानता है। खबर राजस्थान से है, जहां के नायब उजाला सचिन पायलट ने दावा किया
कि 23 मई को कांग्रेस की जीत होगी। अगली सरकार राहुल गांधी की सरबराही में कांग्रेस ही बनाने वाली है। मध्य प्रदेश के दौरे पर आए सचिन पायलट ने ग्वालियर में यह दावा किया और कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल होगी। वहीं बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों में भी यूपीए को अच्छी जीत हासिल होगी। भारत में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। जिन 3 राज्यों में सरकार बनी है कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वहाँ पर अधिकांश सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले जुमले देकर, वादे कर बहुमत हासिल किया था, लगभग पूर्ण बहुमत मिला उनको। राजस्थान में, गुजरात में, दिल्ली आदि राज्यों में अधिक बहुमत मिला था। इन सभी राज्यों में भाजपा बेनकाब हो चुकी है। और प्रधानमंत्री सहित बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के जो पिछले 4-5 दिन के भाषण हैं, कहीं ना कहीं उनके जहन में असुरक्षा है, बौखलाहट है, इसीलिए इस प्रकार की बातों को कर रहे हैं। 5 साल की भाजपा की सरकार की रिपोर्ट कार्ड देकर चर्चा करने को कोई तैयार नहीं है। जो वादे कर आप सत्ता में आए थे वो सब अधूरे रह गए हैं। हर मोर्चे पर सरकार विफल रही। और जो द्विपक्षीय राज्य हैं जहां भाजपा कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है, उन तीनों राज्यों में भाजपा को पराजित जनता के माध्यम से कांग्रेस ने किया है। इसलिए मेरा पूरा मानना है कि 23 मई को जब परिणाम आएंगे तो बहुत अधिक बहुमत के साथ कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बनने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड और अहंकार का शासन है उस पर अंत लगेगा। राहुल जी और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए 3 का गठन होगा। इंदौर हवाई अड्डे पर जैसे ही गुजरात के पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल पहुंचे, उनके पास मध्य प्रदेश के पुलिस ऑफिसर्स ये बताने के लिए पहुंच गए कि रियासत में चुनावी मिजाज है कैसा। ऑफिसर्स ने हार्दिक पटेल से ये भी कहा कि किस सीट से कौन जीतेगा, और ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये कहना है पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल का। हार्दिक पटेल का यह भी दावा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स भी एयरपोर्ट पर उनको मिले और चुनाव को लेकर अपनी एक रिपोर्ट भी उन्होंने हार्दिक पटेल को दिखाई। वहीं बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के जरिए दुख्तर रसूल और पादाश में लखनऊ में एहतजाज किया गया। जुमे की नमाज के बाद लखनऊ के आसिफी इमामबाड़े में सैकड़ों लोगों ने गिरिराज को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया और कहा कि इस तरह की तौहीन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि थाना चौक पे FIR भी दर्ज करवा दी गई है, ताहम जरूरी कार्रवाई कराने के लिए अभी सबूत जमा किए जा रहे हैं। रसूलुल्लाह के सिलसिले में कहना कि किसी की हिम्मत क्यों नहीं हो रही उनकी फिल्म बनाने की, और शहजादी फातिमा ज़हरा के लिए कहना कि किसी की हिम्मत क्यों नहीं हो रही उनको फिल्म बनाने की, इसका मतलब ये है कि लोगों को भड़काया जा रहा है इस सिलसिले में। तुम ऐसी फिल्म बनाओ, भड़काया जा रहा है इस सिलसिले में। ज़्यादा इस चीज़ की मजम्मत इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ न रसूलुल्लाह पर फिल्म बनना जायज़ है, न शहजादी फातिमा ज़हरा पर फिल्म बनना जायज़, न किसी इमाम पर, न किसी मासूम पर, न किसी पैगम्बर पर। हमारे यहाँ फिल्म नहीं बन सकती, वो हराम और नाजायज़ है। और ऐसी फिल्म बनाने वाला जो है वो गुस्ताख है और वो काबिल मजम्मत और काबिल लानत है। लिहाजा इसने जो उकसाया है लोगों को, ये खुद गुस्ताखी है इसकी। दूसरी चीज़ ये है कि बाद मौलवी हजरात की तकरीर मिली तो उन्होंने कहा कि माज़अल्लाह शहज़ादी के लिए उसने लफ्ज़ सेक्सी इस्तेमाल किया है और रसूलुल्लाह के लफ्ज़ सेक्सी इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए 2 दिन हमको लग गया पूरे ढूंढने में कि देखिए कहाँ पर ये लफ्ज़ मिलता है। तो हमको अभी तक इंटरनेट पे कहीं इसका बयान ऐसा नहीं मिला इसमें लफ्ज़ सेक्सी इस्तेमाल किया रसूलुल्लाह के साथ, माज़अल्लाह, या शहज़ादी के साथ। तो उन हजरात से हमारी गुजारिश है कि जिन्होंने ये कहा कि वो हमें वो सोर्स बताएं ताकि हम उस पर, क्योंकि हमने कल FIR उस पर की है और FIR उस वक्त तक मजबूत नहीं होगी जब तक हमें वो सोर्स ना मिल जाए। लेकिन अगर लफ्ज़ नहीं भी हैं तब भी ये गुस्ताखी है, क्योंकि रसूलुल्लाह के लिए कहना कि क्यों नहीं फिल्म बनती और शहजादी के लिए क्यों नहीं फिल्म बनती, ये खुद दोनों की शान में गुस्ताखी है और हम इसकी मजम्मत करते हैं, सख्त मजम्मत करते हैं और ऐसे शख्स को हम काबिल लानत समझते हैं जिस तरह का मुतालबा करें। हम नहीं, हाँ, हम ख़त जो है अब रवाना कर रहे हैं उनको, आज तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। प्रेसिडेंट को भी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी, मोदी जी को भी और गवर्नर को भी कि इस सिलसिले में उनसे जवाब तलब किया जाए और उनसे माफ़ी मंगवाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भूपेश बघेल ने बीजेपी की तनकीद करते हुए कहा कि GST और नोटबंदी ने मुल्क को काफी बरस पीछे कर दिया है। भूपेश ने कहा कि मोदी और योगी सिर्फ लफाजी करते हैं, जमीन पर उनके दावों की कोई हकीकत नजर नहीं आती। 2014 में कोई मोदी के खिलाफ सुनने को तैयार नहीं था और हर मोदी, घर घर मोदी
ये पूरे देश में गूंज चुका था, लेकिन आज चौकीदार कहिएगा तो सामने से आवाज आती चोर। तो वो जो बात है ना, आम इंतखाबात की तशहीर में अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी खूब हो रहा है। हर सियासी जमात बाकायदा इंतखाबी तशहीर के लिए सोशल मीडिया को एक बेहद मजबूत प्लेटफॉर्म मान रही है। किस तरह से वो इसका इस्तेमाल कर रही है, हम आपको दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट में। कहते हैं कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, तो फिर चुनावी मौसम में तशहीर के लिए धूल उड़ाती गाड़ियां, दीवारों पर पोस्टर, हाथों में पंपलेट और लाउडस्पीकर वाले तरीके ही क्यों पुराने रहें। जमाना डिजिटल हो चुका है, लिहाजा तशहीरी मुहिम के भी तरीके बदल रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया भी बड़ा किरदार अदा कर रहा है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के साथ ही कई और भी सोशल साइट्स हैं, जिनके जरिए तमाम सियासी पार्टियां अवाम तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। राजनीतिक संगठन, जिस संगठन से मैं जुड़ा हूं, उस संगठन के द्वारा भी सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार प्रसार हेतु कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और कई कार्यकर्ता कई सोशल साइट्स को हैंडल कर